सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे लखनऊ समझौते की। लखनऊ समझौते पर आधारित इसका पहला अम्बेडकर संदेश यानी कि लखनऊ समझौते को लेकर जो पहला भाग है वो हम कल के अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में लखनऊ समझौते की बहुत सारी जो शेष बातें हैं वो हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन जो मूल बात है एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं कि आखिर लखनऊ समझौता क्या था, किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें और उसके बाद आज के अम्बेडकर संदेश को कंटिन्यू करेंगे। 1919 में बनाए गए नियमों के अधीन जिस रूप में मुस्लिम संप्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व तय किया गया उसका मुख्य आधार था लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता इसके अनुसार 1917 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक करार हुआ। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ने और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया। यानी कि इस समझौते के अनुसार बादशाह लिखते हैं कि प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल और अलग अलग अनुपात में सीटें प्राप्त हुई थी। तो ये था लखनऊ समझौता जिसको हमने संक्षेप में आपके समक्ष रखा। अब आज के अम्बेडकर संदेश को कंटिन्यू करेंगे। बता दें आपको, बादशाह डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 71 से 74 तक रहेगा। BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बादशाह लिखते हैं कि यह एकमात्र मिसाल नहीं है जिसके द्वारा लखनऊ समझौते जैसे समझौते को बदलने की मांग की जा रही है। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच संघ संबंधी अधिनियम भी ऐसा ही समझौता था। यानी कि यहाँ लखनऊ समझौते की तुलना बादशाह ने आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच हुए समझौते से की है। दरअसल लखनऊ समझौते से कहीं अधिक बाध्यकारी शक्ति उसकी थी। यह एक संधि थी जिसमें आयरलैंड को संसद में 100 सीटों की गारंटी दी गई थी। पर जब बेलफोर सरकार को यह एहसास हुआ कि आयरलैंड को दिया गया अत्यधिक प्रतिनिधित्व एक निश्चित गलती है, तो 1905 में उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत करने में कोई संकोच नहीं किया, जिससे आयरिश सीटों की संख्या में 30 की कमी आ जाती है। ये दूसरी बात है कि बेलफोर सरकार ने इस्तीफा दे दिया और यह विधेयक कानून नहीं बन सका। लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि प्रतिनिधित्व के मामले में आयरिश करार में फेरबदल की वर्जना इस तथ्य के आधार पर नहीं की गई कि यह करार दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर आधारित था। न ही बेलफोर इस दृष्टिकोण से सहमत थे कि यह संशोधन केवल आयरलैंड की सहमति से ही किया जा सकता है। उन्होंने आयरिश विरोध की शिद्दत के बावजूद पुनर्वितरण की योजना चलाई, परंतु कोई उदाहरण ढूंढने के लिए दूर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये जो अपने निकट ही मौजूद हो। श्रीलंका के संविधान में भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक आधार पर सीटों के बंटवारे को अनुमति प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों के बीच हुए करारों तथा समझौतों को मान्यता दी गई थी। किंतु 1928 के श्रीलंका आयोग ने इस दृष्टिकोण पर जोर दिया कि किसी भी अवस्था में प्रतिनिधित्व की समूची समस्या पर नए सिरे से विचार करते समय जातियों और समूहों के बीच हुए आपसी समझौते भले ही भी ध्यान दिए जाने योग्य हों, समग्र रूप से श्रीलंका के लोगों के हितों से संबद्ध आधारों से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए आयोग ने श्रीलंका में प्रतिनिधित्व की पूरी योजना को संशोधित करने में इस कारण कोई संकोच नहीं दिखाया कि वह मान्य थी। अन्यत्र जो किया गया है उसकी मांग यहाँ की जा रही है। यानी कि भारत में उसकी मांग की जा रही है कि ये लखनऊ समझौते को बदल दिया जाए। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हम आगे लेकर बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर आपने अभी तक बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का हम क्रांतिकारी लेख लेकर उपस्थित होते हैं। बादशाह लिखते हैं कि ये भी याद रखा जाना चाहिए कि लखनऊ समझौता न केवल इसलिए महत्वहीन है, यदि भारत सरकार के शब्दों में कहा जाए कि उसकी शर्तें राजनीतिक वार्ता की उपज है, न कि सुविचारित तर्क की, बल्कि इसलिए भी यह समझौता उन संगठनों ने किया है जिसमें से किसी को भी उन लोगों के नाम पर बोलने का कोई वास्तविक अधिकार नहीं था जिसकी ओर से बोलने का वे दावा करते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को
सभी मुसलमानों के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं था। यह भारत सरकार का दृष्टिकोण था। ये बात भारत सरकार के उस डिस्पैच से काफ़ी स्पष्ट हो जाती है जो उसने साउथ बरो कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भेजा था। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि यह गैर ब्राह्मणों तथा दलित वर्गों के बहुत बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व नहीं करती। एक ऐसा समझौता जो उन संगठनों के बीच हुआ हो जो आम जनता के घटक समूह नहीं है, उसे वे स्वयं को तो बांध सकते हैं, परंतु निश्चय ही उससे जन सामान्य बांधा नहीं जा सकता। इस समझौते को ऐसे मान्यता देना जैसे वह विभिन्न राज्यों के पूर्ण अधिकारी दूतों के बीच हुई संधि हो। लीग और कांग्रेस को ऐसा अधिकार देना है जो उसके पास था ही नहीं। ये आवश्यकता है कि हम इस समझौते की बाध्यकारी शक्ति का मूल्यांकन करें, क्योंकि बंबई सरकार का दृष्टिकोण इस संबंध में ऐसा है। पृथक निर्वाचक मंडलों का समाप्त करने की दिशा में किया जाने वाला कोई परिवर्तन ऐसे समझौते पर आधारित होना ही चाहिए जो दो संप्रदायों के बीच हुआ हो और वह मुसलमानों पर उनकी इच्छा के विपरीत थोपा नहीं जा सकता। ये सवाल अखिल भारतीय स्तर का भी है और इस पर हर प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। बंबई सरकार उस दृष्टिकोण से आबद्ध है जो उसने 1916 में व्यक्त कर दिया था कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को ये स्वीकार नहीं करती और उनका उन्मूलन होना चाहिए। यदि उसे लखनऊ समझौते की भांति दोनों पक्षों की सहमति से प्राप्त किया जा सके, मेरे विचार में ये रवैया गैर जिम्मेदाराना भी है और खलनायक भी है, खतरनाक भी है। गैर जिम्मेदाराना वह इसलिए है कि इस मामले में निर्णय के अधिकार का वह समर्पण करता है। ये ठीक है कि भारत सरकार ने इसे उचित समझा कि इस समझौते की उपेक्षा न की जाए। समझौता एक अति विवादास्पद मामले में संप्रदायों की ओर से किया गया सच्चा प्रयास था और एक बड़े संप्रदाय का अपने तात्कालिक हितों का सर्वसम्मति से और संयुक्त राजनीतिक प्रगति के हितों में कम से कम बलिदान तो था ही। परंतु ये तो दिन को रात कहने जैसा है कि भारत सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण का यह दृष्टिकोण कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न के बारे में उनकी स्थिति केवल उस फैसले को दर्ज करने की थी जो कांग्रेस और लीग के बीच परस्पर वार्ता से हुआ। दरअसल सर विलियम विंसेंट ने सावधानीपूर्वक कहा है कि इस मामले में भारत सरकार संसद के प्रति दायित्व को दूसरों के हाथों में नहीं दे सकती। यानी कि जो कार्य संसद का है वो दूसरों के हाथों में नहीं दिया जा सकता। लखनऊ समझौता सही मायने में किसी सरकार के बीच नहीं हुआ था, बल्कि एक राजनीतिक संगठनों के बीच हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच और कांग्रेस के बीच में हुआ था। तो ये राजनीतिक चूंकि संगठन थे और इनके बीच ये समझौता हुआ था, लेकिन ये कोई सरकार नहीं थे, भारत सरकार नहीं थे। इसलिए भारत सरकार यहाँ लॉर्ड विलियम विंसेंट ने बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सरकार संसद के प्रति दायित्व जो है वो दूसरों के हाथों में नहीं सौंप सकती है, नहीं दे सकती है। बंबई सरकार का रवैया खतरनाक है, बाबा साहब लिखते हैं, क्योंकि उसने इसे एक गलती माना है, फिर भी वह भूल सुधार का भार स्वयं उठाने को तैयार नहीं है। मैं इस रवैये को क्षम्य अपराध मान लेता यदि यह संवैधानिक व्यवस्था की गलती ना होती, परंतु दुर्भाग्य से यह एक संवैधानिक गलती है और उसने अपना डेरा उसके एक अति महत्वपूर्ण अंग पर डाल दिया है। अतः उसका व्यवस्था के संचालन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की गलती असहनीय है। संविधान के अभिनव परिवर्तन में ऐसी गलती से पूरे समाज और उसके प्रत्येक अंग पर सीधा असर पड़ेगा। ये जनता तथा सरकार दोनों के लिए विपत्ति और विनाश से भरपूर हो सकती है और उसका निराकरण वस्तुतः असंभव होगा। बंबई सरकार ये मानकर चली है कि सभी संवैधानिक परिवर्तन अंतिम है और उनका पालन अनिवार्य है। दुष्परिणाम चाहे जो भी हो, निसंदेह ये धारणा इस भाग्यवादी समर्पण से पैदा होती है कि इन मामलों में कोई अनुत्तरदायी शक्ति हमें जबरन विनाश के अपरिहार्य कगार की दिशा में निश्चित पथ पर ढकेल देती है। परंतु मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस समझौते को स्वीकार करते समय यह स्वीकार नहीं किया है कि अधिनियम की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस मामले को अस्पष्ट न रखते हुए उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि यह व्यवस्था प्रथम कानूनी कमीशन के बाद लागू नहीं होगी। साउथ वेरो कमेटी की रिपोर्ट पर अपने डिस्पैच में उसने कहा, इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट पर विचार करें, कुछ महत्व का एक प्रारंभिक सवाल उभर कर सामने आता है।
जैसा कि आप देखेंगे, कमेटी का उद्देश्य काफी हद तक सिद्धांत निर्धारण नहीं रहा है। उसके सामने जो विभिन्न समस्याएं आई हैं उन पर विचार करते समय उन्होंने सामान्यतः समझौते की कोशिश की, बजाय इसके कि संसाधनों के कोई सामान्य तर्क ढूंढते। निसंदेह समय की तात्कालिक अपेक्षाओं के कारण उनके लिए कुछ और कर पाना कठिन था, परंतु उनके प्रस्तावों पर विचार करते समय हमें स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या इन तरीकों के नतीजे किसी हद तक स्थायी होने चाहिए। परिवर्तन तंत्र कोई भी हो, बहरहाल हमें इस व्यवहारिक सवाल पर विचार करना है कि कब तक हम भारत में स्थापित प्रथम निर्वाचन प्रणाली को झेलना चाहते हैं। क्या प्रांतीय विधायिका की इच्छा से आरंभ में ही इसका पुनर्निर्माण किया जा सकेगा, या यह कम से कम प्रथम कानूनी कमीशन बनने तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा। दोनों स्थितियों के बारे में कुछ वजनदार तर्क है। दायित्व के संवर्धन के हित में ये वांछनीय नहीं है कि निश्चित अनुपात में विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व को बंधे बंधाए ढर्रे में ढाल दिया जाए। जितने लंबे अरसे तक पृथक वर्ग और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल कठोर शिकंजे में बंधे रहेंगे, प्रतिनिधित्व के सामान्य तरीकों की ओर अग्रसर होना उतना ही कठिन होगा। दूसरी ओर ये किसी भी दशा में वांछनीय नहीं होगा कि इसके संशोधन के लिए सतत संघर्ष को न्योता दिया जाए। ये बताना कमीशन का काम है कि क्या इस गलती की उम्र को लंबा करना ही होगा। मुझे आशा है कि इस कमीशन केवल यही नहीं कहेगा, ठीक है, हम पूर्णतः अनुभव करते हैं कि सांप्रदायिक प्रणाली के सिद्धांत पर उठाए गए एतराजों में बल है, परंतु हम लाचार हैं क्योंकि भारत ने उत्तरदायी सरकार के लिए ये मार्ग जानबूझकर चुना है। आयोग ये अनुभव करेगा कि न केवल ईमानदारी भरे औचित्य का तकाजा है कि उसका ये फर्ज है कि वह सही मार्ग निर्देशन करे और इस पर भारत को चलाए, बल्कि अंग्रेज अधिकारियों का नैतिक दायित्व भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही 1909 में गलत रास्ता दिखाया था। मेरे साथियों, ये बाबा साहब के शब्द हैं जो हमने आपके समझ से प्रस्तुत किए हैं। आज का अम्बेडकर संदेश लखनऊ समझौते की शेष बातें, महत्वपूर्ण बातें हमने आपके समझ रखी, और लखनऊ समझौता क्या है, किसके बीच हुआ था, ये भी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। स्टार्टिंग में जो कुछ भी हमने आपको बताया उसी पर आधारित आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, लखनऊ समझौता की तुलना किन दो देशों से बाबा साहब ने की है। आज के अम्बेडकर संदेश की जब स्टार्टिंग कर रहे थे तो वहीं पर इस बात का जिक्र किया गया है। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश यहीं पर रोकने की दीजिए इजाज़त। बस एक बार पुनः निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। लखनऊ समझौता एक महत्वपूर्ण कड़ी है मेरे साथियों, चुनाव में, यानी कि निर्वाचन में जो सीटों का बंटवारा है, सीटें जो मिली हैं, तो उसमें लखनऊ समझौता एक अहम कड़ी के रूप में माना जा रहा है। तो इससे मेरे साथियों आज का अम्बेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण था, और इसलिए इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से आप विशेष प्रयास कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।